जम्मू कश्मीर में पीएम की बैठक से पहले महबूबा मुफ्ती ने फिर पाकिस्तान राग गाया। बोली कि मोदी सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। कोरोना पर राहुल गांधी ने किए आज मोदी सरकार पर बड़े जुबानी हमले। यूपी के धर्म परिवर्तन रैकेट में हुआ है बड़ा खुलासा। पश्चिम बंगाल में फिर एक बार तेज हुई अलग राज्य बनाने की मांग। राजस्थान में नाबालिग बच्ची के साथ दिल दहला देने वाली वारदात। ये सारी खबरें आपको सीधे फील्ड से दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर में पीएम की बैठक से पहले महबूबा मुफ्ती ने फिर पाकिस्तान राग गाया। बोली कि मोदी सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं। आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे। महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। यहाँ तक बातचीत का विषय है तो भारत ने हमेशा से ही अपने पड़ोसी देशों के साथ बातचीत की है। देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी ये हमारी प्रायोरिटी थी, है और हमेशा रहेगी। इससे पहले महबूबा मुफ्ती कई बार भारत के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान और चीन की बात करके अपनी फजीहत करा चुकी है। कश्मीर पर मोदी की बैठक में जाएंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। मोदी ने परसों जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों की मीटिंग बुलाई है। तमाम अटकलों के बीच आज इस तरह फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती मीडिया के सामने आए और ऐलान किया कि गुपकार दलों ने पीएम की बैठक में जाने का फैसला किया है। वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें। 2019 में मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि 24 तारीख की मीटिंग में विधानसभा चुनाव और पूर्ण राज्य की मांग पर चर्चा हो सकती है। यूपी में धर्म परिवर्तन रैकेट पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त। गिरफ्तार आरोपियों पर लगाया जाएगा एनएसए, यानी जमानत भी नहीं मिलेगी। लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और तभी खबर आई कि यूपी में धर्म परिवर्तन वाले रैकेट पर सख्त कार्रवाई की जाए। ये वही दो आरोपी मौलाना हैं जिन्हें यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने बहला फुसलाकर करीब 1000 लोगों का यूपी में धर्म परिवर्तन करवाया है। इसके लिए जो पैसा खर्च किया गया उसकी फंडिंग सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने की है। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर कासमी। दोनों आरोपियों पर एनएसए लगने के बाद उनको जमानत नहीं मिल पाएगी। साथ ही दोनों की संपत्ति भी कानून के मुताबिक जब्त कर ली जाएगी। यूपी पुलिस के मुताबिक धर्म परिवर्तन के इस रैकेट से कई संगठन जुड़े थे और उनको पैसा पाकिस्तान समेत कई दूसरे इस्लामिक देशों से आता था। यूपी के धर्म परिवर्तन रैकेट में हुआ है बड़ा खुलासा। केंद्र सरकार के बाल महिला कल्याण विभाग का एक कर्मचारी ही आरोपी मौलानाओं की कर रहा था मदद। ये उन दो मौलानाओं की तस्वीर है जिन्हें यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इन्होंने करीब 1000 लोगों को अलग अलग बहानों से धर्म परिवर्तन कराया। अब खुलासा हुआ है कि केंद्र सरकार के बाल महिला कल्याण विभाग का एक अधिकारी भी इस गोरख धंधे में इनकी मदद कर रहा था। आरोप है कि ये केंद्रीय अधिकारी बाकायदा इन मौलानाओं को ऐसे लोगों की लिस्ट बनाकर देता था जो जरूरतमंद थे और धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हो सकते थे। जांच एजेंसियों के सामने अब ये अधिकारी बड़े राज खोलेगा, जिससे पूछताछ की तैयारी की जा रही है। एबीपी न्यूज को एक और एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि इस रैकेट को चलाने के लिए विदेशों से फंडिंग के नाम पर मोटी रकमें आ रही थी। साथ ही इस पूरे काम में एक नहीं 2 संगठन लगे हुए थे। अब दूसरे संगठन के ठिकानों पर जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। 5 साल में पहली बार केशव के घर योगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहली बार डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर पहुंचे। यूपी में आज एक मुलाकात से हलचल मच गई। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर पहुंचे। वजह केशव मौर्य के बेटे की शादी। कोरोना की वजह से यह शादी बेहद सादगी भरे अंदाज में की गई।
योगी आदित्यनाथ के अलावा बीजेपी और संघ के कई बड़े नेता केशव मौर्य के घर पहुंचे। घर पर भोज भी किया गया। कयास है कि आज के भोज के पीछे सीएम योगी और केशव मौर्य के बीच तालमेल बेहतर करना भी इस भोज के पीछे का मकसद था। मुलाकात की वजह भले ही केशव मौर्य के बेटे की शादी रही हो, लेकिन इससे यूपी में जारी सियासी हलचल के बीच अटकलों का एक नया दौर शुरू हो गया है। दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर विपक्ष के कई दलों की बैठक हो रही है। इस बैठक में 8 पार्टियां शामिल हैं। इसमें एनसीपी से मजीद मेमन और वंदना चौहान, सीपीआई से राज्यसभा सांसद विनय विश्वम, आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता, सपा से घनश्याम तिवारी, आरएलडी से जयंत चौधरी, सीपीएम से नीलोत्पल बसु और वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी, पत्रकार करण थापर और आशुतोष शामिल हैं। टीएमसी के उपाध्यक्ष और राष्ट्रमंच के संस्थापक यशवंत सिन्हा भी शरद पवार के घर पर मौजूद हैं। बैठक की अध्यक्षता शरद पवार और यशवंत सिन्हा ही कर रहे हैं। बैठक के बाद दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। पंजाब कांग्रेस की लड़ाई दिल्ली में जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी सूत्रों के मुताबिक अगर बात नहीं बनी तो पंजाब में बन जाएगी नई पार्टी। पंजाब में कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आज दिल्ली में सुलह कमेटी के सामने आए। संसद भवन में करीब 2.5 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई। यह सुलह कमेटी तो पंजाब में गुटबाजी ठंडी करने के लिए थी, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक बार बार दिल्ली में कमेटी के सामने पेशी के लिए बुलाए जाने से कैप्टन अमरिंदर नाराज हैं। सूत्रों का कहना है कि अमरिंदर सिंह को बार बार दिल्ली तलब किया गया तो पंजाब में नए राजनीतिक समीकरण भी हो सकते हैं, यानी बड़े स्तर पर नई बगावत हो सकती है और कैप्टन नई पार्टी भी बना सकते हैं। उनमें हमने भी उनको कई ऐसे सुझाव दिए हैं जिन पर हमें उम्मीद है कि अगले 5-10 दिनों के अंदर आप पंजाब में बहुत कुछ कार्रवाई होती हुई देखेंगे या सुनेंगे। चैलेंज है इस बार सर, आपसी मतभेद बहुत है पंजाब में सर। कोई बात नहीं, मतभेदों जो जीवांत पार्टियां होती हैं, डेमोक्रेटिक संगठन होते हैं, उनमें मतभेद होते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू और पार्टी के कई विधायक खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी को इस बात की चिंता सबसे ज्यादा है कि कहीं ये कलह पार्टी को बड़ा नुकसान न कर जाए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से एसआईटी ने पूछताछ की। 6 साल पुराने कोटकपूरा पुलिस फायरिंग के मामले में जांच एजेंसी से हुआ सामना। सुबह 10:30 बजे एसआईटी की टीम इसी गाड़ी में सवार होकर पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के चंडीगढ़ वाले फ्लैट पर पहुंची। पहले एसआईटी ने बादल को 16 जून को पेशी के लिए बुलाया था, लेकिन 14 जून को ही बादल की ओर से ये कहा गया कि तबीयत ठीक न होने की वजह से वो पेश नहीं हो पाएंगे। और अब आज एसआईटी की टीम 2015 के कोटकपूरा फायरिंग केस में पूछताछ के लिए पहुंच गई। उस वक्त बादल ही पंजाब के मुख्यमंत्री थे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में कोटकपूरा में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी। बादल से एसआईटी की ये दूसरी पूछताछ है। पहले वाली एसआईटी की जांच को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट खारिज कर चुका है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा इस पूछताछ को भी चुनावी नजरिए से देखा जा रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां एक बार फिर घिरी विवादों में। उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद संघमित्र मौर्य ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर नुसरत जहां के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। ये साल 2019 की तब की तस्वीर है जब नुसरत जहां चुनाव जीतकर पहले दिन संसद पहुंची थी। कथित शादी के ठीक फौरन बाद लोकसभा पहुंची नुसरत ने तब अपना पूरा नाम नुसरत जहां रूही जैन बताया था, लेकिन अब नुसरत ने अपनी शादी को अवैध बताया है। तो बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने गलत जानकारी देने पर नुसरत पर कार्रवाई की मांग की है। जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक झूठ बोला या संसद में जो फीड किया, उसको देखते हुए मैंने अध्यक्ष महोदय से अपील किया है कि ऐसी अनैतिक उन पर जो उन्होंने कार्यवाही की है, बयान दिया है, उस पर कार्यवाही होनी चाहिए और जो भी सख्त से सख्त कार्यवाही कर सकें, अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन किया है कि उनके खिलाफ होनी चाहिए। गौरतलब है कि नुसरत ने पहले कारोबारी निखिल जैन के साथ शादी का दावा किया था। हालांकि अब दोनों अलग हैं और नुसरत ने शादी को भारतीय कानून के मुताबिक अवैध बताया है, जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ।
नुसरत जहां ममता बनर्जी की करीबी हैं और उनकी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है, ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी की तरफ से नुसरत जहां को लेकर सवाल उठाए गए हों। इससे पहले बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी नुसरत के खिलाफ कार्रवाई की इशारों में मांग की थी। कोरोना पर राहुल गांधी ने किए आज मोदी सरकार पर बड़े जुबानी हमले। राहुल गांधी ने एबीपी न्यूज के सवाल के जवाब में कहा कि लोगों को ऑक्सीजन चाहिए थी, प्रधानमंत्री के आंसू नहीं। क्या प्रधानमंत्री ने जब नेशन को एड्रेस किया तो प्राइम मिनिस्टर भावुक तक हो गए थे, आंख में उनके आंसू तक आ गए थे। उनके इस एश्योरेंस को आप क्यों नहीं मान रहे राहुल जी? देखिए, हिंदुस्तान में सेकंड वेव में 90% लोग जो मरे हैं नीडलेसली मरे हैं। कारण ऑक्सीजन नहीं दे पाए। तो जो नीडलेस डेथ्स हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर के आंसू उन परिवारों के आंसू को नहीं मिटा पाए। जब वो मरे, वहां प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री के आंसू ने उनको नहीं बचाया, मगर ऑक्सीजन जरूर बचा सकता। और प्रधानमंत्री ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। चुनाव लड़ रहे थे, बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि पहली और दूसरी लहर के दौरान जो गलतियां हुई उससे मोदी सरकार को सीख लेनी चाहिए, ताकि अगर कोई तीसरी लहर आती है तो लोगों की जान बचाई जा सके। कोरोना पर मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी के श्वेत पत्र पर बीजेपी हुई लाल। पार्टी ने कहा, जब देश में टीकाकरण का रिकॉर्ड टूट रहा है तो कांग्रेस हर चीज में बुराई ढूंढ रही है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि कंफ्यूजन और राहुल ये पर्यायवाची शब्द है। कंफ्यूजन इज दाई नेम। राहुल गांधी जी का नाम ही कंफ्यूजन है। इज कन्फ्यूशियस गांधी। हमेशा कंफ्यूजन, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वैक्सीन लेना है नहीं लेना है, लॉकडाउन करना है नहीं करना है। वो बराबर भ्रम फैलाते रहे। आज तक उनके हर बयान में कभी मैंने सार्थक बयान उनका नहीं देखा। कभी उत्साहवर्धक, जनता को उत्साह दिलाने वाला, प्रेरित करने वाला बयान नहीं देखा। देश में कल पहली बार एक दिन में 85 लाख से भी ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। इनमें से सबसे ज्यादा टीका मध्य प्रदेश में लगाया गया। बीजेपी इसे अपनी जीत बताकर राहुल गांधी को करारा जवाब दे रही है। मध्य प्रदेश ने टीकाकरण में कल एक इतिहास रचा है। 16 लाख से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण करवाया। उस पूरी चीज़ के सूत्रधार और जो आयोजन के पीछे जो मकसद था, उस बताने के लिए हमारे साथ स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो पूरे अभियान के पीछे खड़े रहे। ये टीका जिंदगी का टीका है। तो कोविड से निपटने का इससे और बेहतर कोई रास्ता नहीं है। और तीसरी लहर की आशंका है, तो उसके पहले मन में यह संकल्प पैदा हुआ कि तीसरी लहर के पहले हम अपनी अधिकांश पात्र पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन कर दें। कई तरह की भ्रम और आशंकाएं थी, इसलिए मुझे लगा कि जनता को ही जोड़ना पड़ेगा, समाज के हर एक वर्ग को जोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया, अपील भी की, और सबको जोड़ने के प्रयास के कारण वातावरण ऐसा बन गया कि अभियान सरकार का नहीं, ये जनता का अभियान है। और जनता ने स्वयं अभियान को अपने हाथों में ले लिया। रात तक वैक्सीनेशन चलता रहा, और रात में जो मेरे पास कोविन पोर्टल पर जो आंकड़े आए, 16,95,000 कल वैक्सीनेशन औपचारिक रूप से भारत सरकार का पोर्टल है, तो 16,95,000 के आंकड़े रात तक आए। मध्य प्रदेश में कब तक पूरा वैक्सीनेशन करने का आपने लक्ष्य रखा है, या जो हमको पर्याप्त डोज मिलते गए तो हम तो अक्टूबर तक पूरा कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत होगा, फिर से शुभकामनाएं। धन्यवाद, एबीपी को भी धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में फिर एक बार तेज हुई अलग राज्य बनाने की मांग। बीजेपी के सांसद सौमित्र खान अब राज्य के कुछ जिलों को मिलाकर जंगल महल राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से बीजेपी के सांसद सौमित्र खान ने मांग की है कि पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर, पुरुलिया, बीरभूम, बांकुड़ा और हुगली के कुछ हिस्सों को मिलाकर अलग जंगल महल राज्य बनाया जाए। बीजेपी सांसद की मांग पर राज्य में राजनीति तेज हो गई है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्य के बंटवारे की मांग का समर्थन नहीं किया है। तो পরিষ্কার আছে, আমরা কখনো এটাকে সাপোর্ট করিনি আর আমরা কোনো বিভাজনের পক্ষে নাই। सौमित्र खान से पहले अलीपुर द्वार के बीजेपी के सांसद जॉन बारला ने भी उत्तर बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाने की मांग की है।
राज्य बनाने के मुद्दे पर टीएमसी और बीजेपी में जुबानी जंग हो गई है तेज। बीजेपी ने कहा कि टीएमसी की सरकार में नहीं हुआ है बंगाल का विकास। टीएमसी ने किया पलटवार और कहा कि हर मोहल्ले को राज्य बनाना चाहती है बीजेपी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ सोमवार को उत्तर बंगाल के दौरे पर गए तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। वैसे तो टीएमसी और राज्यपाल के बीच विवाद पुराना है, लेकिन ताजा विवाद खड़ा हुआ है बीजेपी सांसदों की अलग राज्य की मांग की वजह से। बीजेपी के सांसद जॉन बारला ने उत्तर बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की तो टीएमसी के नेताओं ने उनके खिलाफ केस दर्ज करा दिया। अब टीएमसी कह रही है कि चुनाव में हारे बीजेपी वाले हर मोहल्ले को अलग राज्य बनाना चाहते हैं। ये जो भंग का वो लोग जो कोशिश कर रहे हैं, ये जो डिजाइन है, इसके खिलाफ सब लोग जाएंगे और आने वाले चुनाव में अब देखते रहिए वो जो जब ऐसा बात बोल रहा है बंगाल को यहाँ अलग करना चाहिए, वहाँ अलग करना चाहिए, इसका नतीजा वोट में क्या होता है वो उसका मिल जाएंगे इसका आंसर। वहीं बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि उत्तर बंगाल का ममता राज में कोई विकास नहीं हुआ है। नॉर्थ बंगाल डजंट हैव, इतना साल में उसका कोई भी डेवलपमेंट हुआ नहीं। अब साउथ बंगाल का भी हुआ नहीं है, बट नॉर्थ बंगाल इज एब्सोल्युटली जैसे एकदम एक साइड में करके रखा गया। दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों को मिलाकर गोरखालैंड बनाने की मांग कई दशकों से चली आ रही है, लेकिन अब उत्तर बंगाल के साथ जंगल महल को अलग राज्य बनाने की मांग भी शुरू हो चुकी है। अब आपको बिहार में फंसे हुए लोगों की मजबूरी दिखाते हैं। बाढ़ से बंद हुए रास्तों की वजह से अपनों को अस्पताल कंधों पर ले जा रहे हैं लोग। बाढ़ में घिरे इन गांवों में सबसे बड़ी चुनौती है मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने की। गोपालगंज इलाके की ये तस्वीरें देखिए। बाढ़ में घिरे गांव से जब निकलने का कोई इंतजाम नहीं हुआ तो ये पिता अपने बीमार बेटे को चारपाई पर बिठाकर पैदल ही अस्पताल पहुंचाने निकल पड़े। मजबूरी की ऐसी तस्वीर मोतिहारी में भी दिखी। सड़क किनारे एक बीमार महिला खाट पर पड़ी दिखी। गांव से अस्पताल तक के रास्ते में बाढ़ का पानी भरा है, लेकिन नाव वाले ने पार कराने के 1000 रुपए वसूल लिए। बिहार में मानसून के आते ही मुश्किलें भी बढ़ गई। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान लगाया है, यानी मुसीबत की बाढ़ और बढ़ सकती है। खराब मौसम की वजह से उत्तराखंड में खड़े हो रहे हैं मुश्किलों के पहाड़। चट्टान टूटने से ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आवाजाही हुई ठप, फंस गए लोग। ये तस्वीर कर्णप्रयाग के पास की है, जहां की ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा भूस्खलन हुआ। पहाड़ का एक हिस्सा खिसक कर नीचे गिरा और हाईवे बंद हो गया। इस वजह से कई गाड़ियां घंटों तक फंसी रहीं। कर्णप्रयाग नैनीसैंण सड़क भी लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गई। यहाँ के फ्लोटा में चट्टान खिसकी और सड़क पर बड़े बड़े पत्थर आ गिरे। इससे दर्जनों गांव का संपर्क मुख्य बाजार से कट गया है और कई वाहन फंस गए हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 4 धाम परियोजना यानी ऑल वेदर रोड पर ऐसी तस्वीरें अब आम हो गई हैं। बद्रीनाथ हाईवे नौगांव उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम पहुंची और देखिए मेरे एक तरफ आपको दिखाई देगी पीछे गंगा नदी बहती हुई, जिसका जलस्तर बीते दिन हुई बारिश से कुछ बढ़ा है। ये नौगांव हाईवे है जो कि रुद्रप्रयाग की तरफ जाने वाली सड़क है। देखिए इस वक्त आप मेरे पीछे देखेंगे लैंडस्लाइड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। भूस्खलन आपको इस वक्त तस्वीरों में सीधे तौर पर दिखाई देगा, जहां पर सफाई भी की जा रही है जेसीबी द्वारा, लेकिन सफाई करना भी नाकाफी हो जाता है क्योंकि जहां जहां रास्ते को साफ भी किया जाता है वहां पर या उससे कुछ कदम आगे चलकर ताज़ा भूस्खलन हो जाता है। हमें लगातार पत्थरों के खिसकने की आवाज़ आ रही है, हमें लगातार ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जहां पर चट्टानें खिसक रही हैं। फिलहाल 2 लेन की सड़क में 1 लेन की जो सड़क है वो खाली कर दी गई है। गंगा का जलस्तर वो भी लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है और अगर फिर से बारिश होती है जो कि सामान्य स्तर से ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं चेतावनी जारी करनी होगी। राजस्थान में नाबालिग बच्ची के साथ दिल दहला देने वाली वारदात। 11 साल की मासूम बच्ची का रेप कर उसकी हत्या, चेहरे को पत्थर से कुचला ताकि पहचान न हो सके।
सैकड़ों लोगों की ये भीड़ राजस्थान के अजमेर जिले में इकट्ठा हुई है और नाराज है मासूम के साथ हुई हैवानियत से। आरोपों के मुताबिक प्राचीन बैजनाथ की पहाड़ी पर 11 साल की बच्ची बकरी चराने गई तो उसके साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी गई। शव की पहचान को छिपाने के लिए चेहरे को पत्थरों से कुचल दिया गया। वारदात के बाद से गांव के लोगों में काफी गुस्सा है। आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग तेजी से उठ रही है। शुरुआती जांच में बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या की पुष्टि हुई है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है, लेकिन इस वारदात के बाद राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं एक दिन छोड़ के जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। किसी दिन 30 पैसे, किसी दिन 28 पैसे तो किसी दिन 26 पैसे। आज का जो पेट्रोल का ताज़ा प्राइस है वो है 97 रुपीज़ 56 पैसे। आज पेट्रोल फिर परसों से आज तक 28 पैसे महंगा हो गया है, यानी कि एक दिन छोड़कर जो पेट्रोल वापस से बढ़ा है उसमें 28 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है। तो वहीं अगर एक बार डीजल पे आ जाएं तो डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। 88 रुपीज़ 29 पैसे आज का डीजल का भाव है। महंगाई दर है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन अभी कोई कड़ा कदम या फिर कह सकते हैं कि इस पर कोई बड़ा कदम जिससे रोकथाम हो वो उठता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। शादी समारोह में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। सैकड़ों लोगों के सामने सांसद ने लगाए ठुमके। वायरल हो रहा वीडियो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले का है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा और कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा ने शादी समारोह में जमकर ठुमके लगाए। वीडियो 20 जून का है। कोरोना नियमों के तहत इतनी भीड़ जमा करने पर रोक है, लेकिन सांसद की मौजूदगी में नियमों को तार तार कर दिया गया। सवाल यह है कि जब जनप्रतिनिधि ही ऐसा करेंगे तो आम जनता से क्या उम्मीद की जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।